बहुत विनती करने के बाद सिर्फ एक शब्द बोली, मुझे क्या हुआ है? स्वाति तो मैं बोली, दीदी आपके दिल में छेद था और ऑपरेशन कराना बहुत जरूरी था। सविता, पर तू इतने पैसे कहाँ से लाई? दीदी मैंने तुम्हें बताया था ना, अपने बॉस से एडवांस ली हूँ। मुझे विश्वास नहीं है कि तू एडवांस लिए है। तुम्हें विश्वास नहीं है ना? आज वो तुम्हें देखने आएंगे, तुम खुद ही पूछ लेना बस। और मुस्कुराते हुए दीदी के सिर पर हाथ फेरने लगी। मैं दीदी का सर सहलाने लगी। जब दीदी जूस पीकर सो गई तो मैं धीरे से शिखर को फ़ोन लगाई, उसे आने को कही और ये भी बता दी कि तुम दीदी के सामने मेरे बॉस होगे और होने का एक्टिंग करना। शिखर, मुझे इस वक्त तेरी ज़रूरत है, मुझे बचा ले। अगर दीदी जान जाएगी तो गजब हो जाएगा। शिखर, स्वाति मेरे पेरेंट्स तुमसे मिलना चाहते, क्या मैं उन्हें भी साथ लेकर आऊँ? स्वाति, नहीं नहीं, अभी सिर्फ तुम अकेले आओ, किसी को भी साथ में मत लाना, क्योंकि मैं दीदी से बोली हूँ कि बॉस ऑफिस से तुम्हें देखने आ रहे हैं, तुमसे मिलने आ रहे हैं। पर पता नहीं दीदी को क्या हो गया था, जो हर वक्त यही बात पूछ रही थी कि तुम इतने पैसे कहाँ से लाई हो। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि आखिर ऐसी कौन सी नौकरी है जो इतना ज़्यादा पगार देगी। शिखर, ठीक है स्वाति, मैं आधे घंटे में तुम्हारे पास पहुँच रहा हूँ। मेरा मन डर से कांप रहा था। अभी ये हाल है दीदी का, और जब सच पता चलेगा तो क्या होगा? ऐसे ही भाई के जाने के कारण दीदी बहुत दुखी और सदमे में थी, पर मैं करती भी क्या इसके अलावा, और मेरे पास कोई चारा भी नहीं था दीदी को बचाने का। कल मैं आंटी को भी देखने जाऊंगी, वो कैसी हैं मालूम नहीं, मैं किसी से पूछ भी नहीं सकती। मैं जैसे ही दरवाजे से बाहर निकली तो सामने शेखर आता हुआ दिखाई दिया। मैं बहुत खुश हो गई। शेखर, कैसी है दीदी? क्या अभी सोई हैं? स्वाति, बहुत दुखी है, लगता है उनको सदमा लगा है, ठीक से मुझसे बात भी नहीं कर रही है। कितना बोलने रोने के बाद कहीं जाकर अपने मन की बात मुझे बताई। तुम पैसा कहाँ से लाई? इनके मन में घर कर गया है। शिखर, तुम्हें उनके मन से ये बात निकालना होगा। शिखर, ठीक है, तुम निश्चिंत रहो। जब दोनों केबिन के अंदर आए तो दीदी जाग चुकी थी। दीदी शक की निगाहों से हम दोनों को अंदर आते हुए देख रही थी। स्वाति, देखो दीदी, तुमसे मिलने कौन आए हैं? सविता नज़र उठाकर देखी तो शिखर नमस्ते करते हुए सामने आया। आप कैसी हैं? ठीक है ना? सविता, हाँ अब मैं ठीक हूँ। स्वाति, दीदी ये मेरे बॉस है, आपको देखने आए हैं। पर मेरी दीदी कुछ बोली नहीं, बस शिखर को देखे जा रही थी। मैं शिखर से बोली, सर मैं 2-3 दिन अभी ऑफिस नहीं आ पाऊंगी। शिखर, ओके, पर जब लगे कि दीदी पूरी तरह ठीक है तो चली आना। हमसे इधर उधर की बातें करते रहे और उसी वक्त नर्स आई और दीदी को नींद का इंजेक्शन दे दी। दीदी फिर सो गई। मैं शेखर को बाहर आने का इशारा कर खुद भी बाहर आ गई। बाहर बेंच में बैठ हम दोनों आपस में बातें करने लगे। शेखर, स्वाति, मेरे घर वाले तुम्हें बहुत याद करते हैं। स्वाति, तुम्हारी पत्नी का नाम क्या है? शेखर, वंदना। स्वाति, वंदना कितना अच्छा नाम है। सोचो शेखर, कितनी अच्छी नेचर की होगी तुम्हारी साथ। का नाम मिलने के बाद भी वो तुम्हारे परिवार की कितनी देखभाल की, सेवा सत्कार कर रही है। क्या कभी तुम्हें उस पर दया नहीं आती थी? शेखर, नहीं, चूंकि मैं उसकी तरफ आंख उठाकर देखता भी नहीं था। स्वाति, अरे वाह, कितने शान से मुंह उठाकर कह दिए। मैं उसकी तरफ आंख उठाकर देखता नहीं था, पर क्या तुमने कभी सोचा कि उस बेचारी पर क्या बीतती होगी? और उसका दोष ही क्या था जो उसे तुमने इतनी बड़ी सजा दी? वो चुपचाप तुमसे इस यातना को, पीड़ा को सहते हुए भी उफ तक नहीं की और तुम्हारे घर में 4 साल बिता दी। शेखर, मैडम अब मैं सुधर गया हूँ, अब तो मुझे माफ़ कर दो, अब गलती कभी नहीं दोहराऊंगा। बाबा, मैंने पहले भी प्रॉमिस किया था और आज भी कर रहा हूँ, अब ऐसा कभी नहीं होगा। आज मुझे पता चला कि वास्तव में वो कितनी सुंदर है, रूप से भी दिल से भी। सच कहूँ स्वाति, कल सबको खुश देखकर मैं यही महसूस कर रहा था कि आज ही हमारी शादी हुई है, इसलिए अप्सरा होटल में पार्टी रख रहा हूँ और तुम मेरी मेन गेस्ट होगी। स्वाति, नहीं, मैं नहीं आ सकती दीदी को छोड़कर, कल मुझे होटल भी जाना है। शेखर, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा, जरा मैं भी तो देखूं मैनेजर के बच्चे ने तुमसे क्या कहा है। स्वाति, नहीं शेखर, तुम नहीं आना, तुम्हें देखो अपनी असली रूप में नहीं आएगा। शेखर, ठीक है, अच्छा स्वाति, मैं पार्टी तब तक नहीं रखूंगा जब तक तुम फ्री ना हो जाओ। मैं गिने चुने लोगों को ही पार्टी में इनवाइट करूंगा। स्वाति, शेखर तुम समझते क्यों नहीं हो, मेरे जाने से सिर्फ तुम्हारा ही नहीं बल्कि तुम्हारे परिवार की भी बेइज्जती होगी। शेखर, वो सब मैं समझ लूंगा, तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है।
स्वाति, नहीं शेखर, इज्जत कमाने में सारे जीवन बीत जाते पर गमाने में मिनटों नहीं लगते, समझा करो। शेखर, अच्छा वो मेरे पापा मैनेज करेंगे, तुम इतना अपने आप को गिरा क्यों रही हो? इसमें तुम्हारा क्या दोष है? जब मैं बर्बाद हो रहा था तब कोई नहीं क्यों हमें सही दिशा दिया, फिर उनकी बातें क्यों सुनो? स्वाति, ओके ओके, अब तुम जाओ, दीदी उठ जाएगी तो उन्हें विश्वास ही नहीं होगा कि तुम ऑफिस छोड़कर यहाँ आए हो। ठीक है, मैं जा रहा हूँ, बोल शेखर निकल गया। शेखर के जाने के बाद स्वाति सोच में डूब गई। मैंने मैनेजर से पंगा तो ले ली, पर अब अगर जाएंगे तो मुझे वो होटल में घुसने भी नहीं देगा। यह सोच स्वाति का मन डरने लगा। खुद को समझाते हुए बोली, चलो जो होना होगा वो देखा जाएगा, पहले मुझे आंटी को देखने जाना है। मैं 2 दिन से जा नहीं पाई हूँ, पता नहीं कैसी होंगी। ये ध्यान आते ही मन आंटी के लिए बेचैन होने लगा। अंदर गई तो दीदी उठ चुकी थी। स्वाति, तुम कहाँ गई थी? मैं तुम्हें कब से आवाज लगा रही हूँ, तुम सुन नहीं रही थी? स्वाति, दीदी मैं यहीं बाहर ही तो थी, आप सो गई थी तो मैं थोड़ी देर के लिए बाहर बैठ गई। दीदी देखो स्वाति, मुझे फिर से पेशाब हो गया है, पूरी गिली हो गई हूँ, मेरा कपड़ा बदल दो। स्वाति, ठीक है मैं बदल लूंगी, थोड़ा नर्स को आने दो, मैं अकेले नहीं बदल सकती। तुम्हारे दोनों हाथ में बोतल लगा है, हिल जाएगा तो। नर्स आई, कपड़े बदल कर दीदी को धीरे से खड़ा कर 2 कदम चलाने के लिए एक और नर्स खुद पकड़ी, दूसरी ओर स्वाति को पकड़ने को कहा। दोनों मिलकर 2-4 कदम चला कर फिर से बेड में तकिए के सहारे दीदी को बैठा दी। थोड़ी देर बैठने के बाद उन्हें मैंने लिटा दिया और मैं दीदी से पूछी, अब ठीक है ना? हाँ सब ठीक है। दीदी आज सोचती हूँ आप ठीक है तो आज से ऑफिस जाना चालू कर दूँ, अगर तुम कहोगी तो, क्योंकि मेरे सैलरी के पैसे कट रहे हैं। सविता, हाँ किसी नर्स को बता देना कि वो मुझे थोड़ी थोड़ी देर में आकर देखती रहे। ठीक है, अब शाम हो गई है, मैं थोड़ा नहा धोकर ऑफिस आऊँगी। ठीक है जाओ। स्वाति जरूरत की सारी चीज़ें को अपनी दीदी के बेड के नज़दीक रख दी और घर के लिए निकल गई। घर आकर नहा कर तैयार हो गई और घर से निकल जब घर में ताला लगाकर जैसे ही मुड़ी सामने लॉन में शेखर गाड़ी खड़ा कर रहा था। स्वाति, तुम्हें मैंने मना किया था ना, मत आना, तुम माने नहीं। शेखर, अरे भाई मैं होटल में तुम्हारे साथ अंदर नहीं आऊँगा, बस होटल के बाहर तक तो जा सकता हूँ ना, बैठो मेरी गाड़ी में। दोनों होटल पहुँच गए। देखो स्वाति, मैं इधर आसपास ही रहूँगा ताकि मैनेजर के बच्चे तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी ना करे। स्वाति होटल के अंदर गई तो मैनेजर बुरा सा मुंह बनाकर स्वाति की तरफ देखा। स्वाति भी उसकी तरफ कड़ी नजरों से देखी, फिर अपने रूम में चली गई। पीछे से मैनेजर भड़क कर उसके कमरे में पहुंच गया। बहुत भद्दे तरीके से बातें करते हुए कहा, तुम अपने आप को क्या समझती हो? अपने को परी की हूर समझती हो? काम इतना गंदा करती हो और नाम है कॉल गर्ल, और अपने आप को सती सावित्री समझती हो? तुम्हारी जैसी लड़कियां को तो मैं खूब जानता हूँ, कहीं ज्यादा पैसे या अपने यार दोस्तों के साथ मुंह मारने का मन किया होगा तो बहन की बीमारी का बहाना करती हो। स्वाति जलते हुए, मैं बहाना? तड़ाक से स्वाति बिना रुके उसे 3-4 थप्पड़ जड़ दी। कमीने, तुम जैसे लोग ही पैसे के लालच में कितनी लड़कियों की मजबूरियों का फायदा उठाते हो। कुछ तो सच में मजबूर होती है, पर कुछ को तुम लोग मजबूर करते हो और इस गंदे काम के दलदल में ढकेल देते हो। कभी अपने बहन बेटियों को भी इस दलदल में फेंक कर पैसे कमाना, देखना कितना मजा आएगा। मैनेजर गुस्से से, बेशरम औरत, बोलकर हुआ मारने के लिए स्वाति के ऊपर हाथ उठाया तो पीछे से शेखर गरजते हुए मैनेजर का हाथ पकड़कर मरोड़ दिया। ए, आइंदा इसको कुछ भी बोले तो मैं तेरे शरीर के इतने टुकड़े कर दूंगा कि जिसे तेरे बाप भी नहीं पहचान पाएगा, समझे? स्वाति, शेखर इसे छोड़ दो, इसकी शिकायत तो मैं होटल मालिक से करूंगी। इसे मुझे गंदा करते शर्म नहीं आई, ये खुद इसी गंदी नाली का कीड़ा है, मैं अभी कंप्लेन करके आती हूँ। बोल। स्वाति होटल मालिक के कमरे की तरफ मुड़ी तो उसे मालिक वहीं खड़ा मिला, जो सब कुछ सुन चुका था। शर्म से उसके सिर झुके हुए थे। स्वाति का मैनेजर को बोला हुआ एक एक शब्द मालिक के कानों में गर्म शीशे की तरह उलटता हुआ महसूस हुआ कि स्वाति सही तो कह रही है, यही चीज अगर मेरे परिवार के साथ हुआ होता तो। ये सोच उसके कान से धुएं निकलने लगे। तभी होटल मालिक बोला, स्वाति तुम्हारी हर बात मैं सुन चुका हूँ, अब इस कमीने को काम से मैं अभी का अभी निकाल देता हूँ। अब यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं होगा, जो अपनी इच्छा से आएगी उसी को काम दिया जाएगा। और तुरंत सभी स्टाफ को बुलाकर हिदायत दी, आज के बाद हर लड़की से
इज्जत से पेश आना, अगर कभी पकड़े गए तो नौकरी से मैं छुट्टी कर दूंगा। स्वाति की ओर मुड़ते हुए बोला, स्वाति तुम्हें भी मन हो तो तभी आना, कोई जबरदस्ती नहीं। स्वाति बोली, शेखर चलो मुझे हॉस्पिटल छोड़ देना। दोनों हॉस्पिटल के लिए निकल गए। वहां पहुंचकर स्वाति हॉस्पिटल के अंदर चली गई और शेखर अपने घर चला गया। स्वाति नर्स से बोली, दीदी को खाना खिला दिया क्या? नर्स बोली, हाँ आपकी दीदी दवा और खाना दोनों ही खा लिए, उन्हें नींद की दवा भी दे दी गई है। स्वाति जब दीदी के सर पर हाथ फेरी तो वह सच में नींद में थी। नर्स को बोली, आप इनको देखना, मैं घर जा रही हूँ, और सीधे ऑटो पकड़ आंटी के घर चली गई। जब वो दरवाजा पर पहुंची तो वहाँ का नज़ारा देख वह सन्न रह गई। वहाँ बहुत भीड़ थी, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। मैं समझी अब आंटी नहीं रही, उनसे मेरी मुलाकात नहीं हो पाई। सोच मेरी आंखें भर आई। मैं भीड़ को चिरते हुए जब उनके घर के अंदर गई तो देखिए आंटी दहाड़ मार कर रो रही है। सभी उन्हें चुप कराने में जुटे थे। मुझे पता नहीं चला कि क्या हुआ। मैं पूछी, आंटी क्या हुआ, आप रो क्यों रही हो? आंटी रोते हुए अपनी उंगली से अंकल के रूम की तरफ इशारा की। मैं जब उस तरफ गई तो मुंह से निकला, आह ये क्या हो गया। अंकल पंखे से लटकते हुए झूल रहे थे। मेरा मुंह खुला का खुला रह गया। मैं कुछ बोल ही नहीं पा रही थी। मैं वहीं आंटी के पास बैठ रोने लगी। कुछ देर बाद जब मैं खुद को संभाली तो आंटी से पूछी, आंटी अंकल को क्या हुआ था? तो आंटी बोली, पता नहीं बेटा, इन्होंने ऐसा क्यों किया, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ये 2-3 दिन से बिल्कुल चुप थे, शायद मेरी बीमारी की वजह से परेशान थे। और तुम भी तो इधर 2-3 दिन से आई नहीं। सब कुछ अंकल को ही करना पड़ रहा था, शायद इसलिए परेशान होकर ऐसा किए। अब मेरा सहारा कौन होगा और अब कैसे जीऊंगे अकेले? स्वाति बता ना बेटा, क्यों किए ये सब? सिर्फ एक कागज में कुछ लिखकर अपने पॉकेट में रखे थे। बोला, आंटी मेरे हाथ में वो पुर्जा पकड़ा दी। जब मैं उस पुर्जे को खोल कर देखी तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। अंकल अपने किए हुए गुनाहों के बारे में बस इतना ही लिखे थे। मैं अपने किए हुए कर्मों से शर्मिंदा हूँ, मुझे किसी से शिकायत नहीं। मैं अपनी मर्जी से जा रहा हूँ। मुझे मालूम है मेरे जाने के बाद तुम्हें बहुत दुख होगा। तुम अपने बच्चों के पास चली जाना। अगर वो लोग तुम्हें नहीं ले जाएंगे तो तुम अपने पास उस बच्ची स्वाति को हमेशा के लिए रख लेना। तुम जो तकलीफ झेल रही हो सिर्फ मेरे कर्मों के कारण अब मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रहा हूँ। तुम्हें इस तरह मर मर कर जीते हुए देखना मैं नहीं देख सकता। मुझे माफ़ करना, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ। मुझे मालूम है तुम्हें तकलीफ होगी, पर तुम रोना मत। तुम्हारा चिट्ठी पढ़ते ही मैं भी रोने लगी। आंटी को पकड़ मैं कैसे संभालूंगी दीदी को और आंटी को, दोनों को। स्वाति आंटी आप दोनों भैया को खबर करवाई या मैं कर दूं? दीजिए फ़ोन नंबर। आंटी, नहीं बेटा, पड़ोस के मुकेश हमारे दोनों बच्चों को खबर कर दिए, वो लोग फ्लाइट पकड़कर आ ही रहे होंगे। तभी किसी ने बोला, बच्चों को आने में देर है तो बर्फ़ मंगवाकर बॉडी को उसमें रखना होगा ताकि खराब ना हो, वरना रात तक खराब होने का डर होगा। अब रात में अंत्येष्टि तो नहीं होगी, अगर अभी 1-2 घंटे में नहीं आते तो सुबह ही होगा। किसी ने बोला, ये लो, वो लोग तो आ गए। आंटी रोए जा रही थी। उनका दोनों बेटा बहू पोते पोतियां सभी लोग आए। आते ही घर में कोहराम मच गया, सभी रो रहे थे। पड़ोस के एक अंकल बोले, बेटा जो होना था वो हो गया, ज़्यादा देर बॉडी को घर में नहीं रखा जा सकता है। हम लोग सारी तैयारियां पूरी कर रखे हैं, बस तुम लोग दर्शन करो और चलो, क्योंकि 2-3 घंटे में शाम हो जाएगी। सभी लोग अंत्येष्टि के लिए निकल गए। सभी औरतें घर का धोना नहाना चालू कर दी। मैं भी उन लोगों का हाथ बटाने लगी तो उनकी बड़ी बहू आंटी से पूछी, ये कौन है, आप मेड रखी है क्या? आंटी, नहीं बेटा, ये मेड नहीं है, ये तो मेरी बेटी से भी बढ़कर है। यही तो हम लोगों की सेवा सत्कार करती थी। कोई अपना भी नहीं इतना करेगा जितना इसने किया है। ये तो पड़ोस में रहती, बहुत ही सुशील और शांत स्वभाव की नेक दिल की लड़की है। सॉरी माँ जी, मैं देखी तो समझ नहीं पाई। मैं उनसे भी माफ़ी मांग लेती हूँ। क्या नाम है उनका? तो माँ बोली, स्वाति। तभी छोटी बहू भी अंदर आते हुए वही सवाल की जो बड़ी ने की थी। 2 कदम और आगे निकली। माँ जी, मैंने सारे बर्तन निकाल कर धोने के लिए उसे दे दी हूँ, रसोई भी साफ करने के लिए बोल दी थी। तभी बड़ी वाली बहू बोली, अरे वो मेड नहीं है, वो तो बगल में रहती हैं। मैं भी यही सोच रही थी, चलो हम लोग खुद ही अपना काम कर लेते हैं। पहले मम्मी को नहलाना होगा, फिर कुछ करेंगे। छोटी बहू बोली, हम सब को भी नहाना होगा ना दीदी, मैं बच्चों को नहला देती हूँ, आप माँ जी को नहला दीजिए, फिर हम लोग किचन की साफ सफाई करेंगे। सभी लोग अपने अपने काम में लग गए। जब बड़ी बहू किचन में गई तो स्वाति
सारा काम निपटा चुकी थी और सभी के लिए चाय भी बना दी थी। छोटी वाली बहू आकर बोली, अरे आज तो चूल्हा नहीं जलना था, फिर आप जलाएं क्यों? बड़ी बोली, मैं नहीं जला सकती, ये जला सकती है। इतने सारे बच्चों का क्या खिलाया जाए? बोली, अभी मैं मार्केट से बच्चों के लिए नाश्ता लेकर आती हूँ। बड़ी बहू स्वाति का हाथ पकड़कर बोली, स्वाति सॉरी, हम लोगों को मालूम नहीं था कि आप कौन हैं। स्वाति, कोई बात नहीं भाभी, मुझे भी आप लोगों से मिलकर अच्छा लगा। स्वाति बाजार से नाश्ता लेने चली गई। उधर सारे लोग नहा धो लिए थे। स्वाति नाश्ता देते हुए बोली, आंटी अब मैं घर जाऊंगी, घर से नहाकर मुझे अपनी दीदी के पास जाना होगा। हाँ बेटा, मैं तो तुमसे पूछना ही भूल गई कि तुम्हारी दीदी कैसी है। मैं तुम्हारी दीदी को देख भी नहीं पाई, बोला। आंटी रोने लगी। स्वाति, ठीक है आंटी, अभी हॉस्पिटल में ही है। अच्छा तो अब जाओ, रात भी हो रही है। हाँ आंटी मैं जा रही हूँ, अगर मेरी ज़रूरत पड़ेगी तो मुझे फ़ोन कर दीजिएगा, मैं चली आऊँगी। आंटी, नहीं बेटा, पहले तुम अपनी दीदी को देखो। तुम्हारे दोनों भाई मेरे पास आ गए। मैं आंटी का पैर छूकर रोते हुए उनके घर से निकल गई। रास्ते भर मैं यही सोच रही थी, आखिर अंकल का ज़मीर जागा, पर तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ही आंधी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। पता नहीं अब आंटी कैसी रहेंगी, कौन देखेगा? ये सोचते सोचते मैं कब हॉस्पिटल पहुंच गई, मुझे पता ही नहीं चला। हॉस्पिटल पहुंची तो देखी दीदी को सिस्टर हॉर्लिक्स दे रही है। दीदी, स्वाति तुम कहाँ चली जाती हो, दिन में भी और रात में भी? तेरा काम तो सिर्फ रात का है ना, फिर तू दिन में कहाँ गई थी? स्वाति, दीदी जिस आंटी से मैं पहली बार उधार में पैसे ले आई थी ना तुम्हें डॉक्टर से दिखाने के लिए, वो पैसा जब वापस करने मैं उनके घर गई तो देखी अंकल की मौत हो चुकी है। अरे कैसे, क्या हुआ, वो बीमार थे क्या? स्वाति सच छुपाते हुए बोली, हाँ दीदी वो बहुत बीमार थे। 3 दिन में ही क्रियाक्रम कर आंटी के परिवार वाले आंटी को लेकर हमेशा के लिए यहाँ से जा रहे हैं। आंटी हमसे मिलने के लिए जिद की तो बड़ी बहू ने फ़ोन लगाकर बोली, स्वाति मम्मी जी आपसे मिलना चाहती हैं, मैं तुरंत आ रही हूँ। भाभी और मैं दीदी को ये बात बताकर जल्दी जल्दी आंटी के पास पहुँच गई। मुझे देखते ही रोते हुए आंटी ने मुझे गले से लगा ली और बोली, बेटा मैं कल चली जाऊंगी इन लोगों के साथ हमेशा के लिए। मुझे तुमसे मिलने की बहुत इच्छा हो रही थी, पता नहीं फिर कब इधर आना होगा भी या नहीं। आंटी ने मेरे हाथ में एक अंगूठी रखते हुए बोली, ले बेटा, इसमें माँ का आशीर्वाद है। मैं तो सोच रही थी कि जब तुम्हारी शादी होगी तो मैं तुम्हारे घर आकर तुम्हारा कन्यादान करूंगी, पर शायद ये मेरे नसीब में नहीं था। मैंने अंकल से बोल भी रखी थी, पर उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया था। लगता है उनके मन में ये आत्महत्या की योजना बहुत पहले से थी। मैं घर आने के लिए निकलने लगी तो मुझे पकड़कर आंटी रोने लगी। धीरे से बोल रही थी, पता नहीं वहाँ मेरे साथ कैसा व्यवहार होगा। मैं बोली, अच्छा ही होगा आंटी, और मैं अपने आंसू पोंछते हुए उनके घर से निकल गई। मुझे उस दिन की बातें याद आने लगी जब मैंने अंकल को बहुत भला बुरा बोली थी। मैं रोते गिड़गिड़ाते हुए जब थक गई और वो मुझे नहीं छोड़े तो मैं गुस्से से बोली, आज आप मुझे धोखे से बाजार में बिठाए, क्या आपकी बेटी होती तो उसको भी खुद लाकर बाजार में बिठाते? इसलिए तो ऊपर वाले ने आपको बेटी नहीं दी है। आप जाओ, दोनों बहुओं को भी धोखे से बाजार में बिठा देना। जो मेरे साथ किए उनके साथ भी करना। ये सारी बातें उनको अंदर तक झंझोर दिया था। वो शायद इसी बात को बर्दाश्त नहीं कर पाए। खैर अब सब खत्म हो चुका है, यहाँ से आंटी भी चली गई। अब इस घर का नामो निशान मिट गया। कामनी रोते हुए स्वाति से बोली, यार मेरे पास शब्द नहीं है तेरे लिए कुछ कहूँ। हे भगवान, इतनी शक्ति सबको देना। स्वाति बोली, चलो कामनी, मुझे मार्केट जाना, उन्हीं बच्चों के लिए कपड़े, नाश्ता और पैकेट लेना है। बाकी बातें रास्ते में ही होगी, मैं तुझे बताऊंगी। कामनी, हाँ अभी दीदी कैसे पागल खाने पहुंची ये तो तूने बताई नहीं। स्वाति, चल ना, मैं तुझे रास्ते में ही बताऊंगी। अच्छा पहले रेखा को तो आ जाने दो, फिर मार्केट चलेंगे। तभी रेखा अंदर आई, सबके लिए चाय और बिस्किट लेकर। कामनी, रेखा हम लोग बाजार जा रहे हैं, तू नयन के पास ही रहना। देख रेखा बोली, हाँ हाँ आप लोग बाजार चले जाइएगा, पहले चाय तो पी लीजिए। दोनों सहेलियाँ चाय पीकर बाजार के लिए निकली। चूँकि मार्केट यहाँ से बहुत दूर थी, स्वाति अपनी गाड़ी से ही चलने के लिए बोली। दोनों गाड़ी में बैठ मार्केट के लिए निकल गई। कामनी, बताओ ना स्वाति, अभी दीदी का हाल क्या है? स्वाति, दीदी का हालत अब मुझसे देखा नहीं जाता है, पर क्या करूं, उन्हें छोड़ा भी तो नहीं जाता है। बहुत ही उदास मन से बताने लगी। मन ही मन स्वाति सोच रही थी, मैं कामनी से अपने बारे में सच सच बता दूंगी। देखो मेरी इस जीवन कथा को सुनने के बाद भी दोस्ती रखती या नहीं। कामनी, फिर दीदी को कितने दिनों के बाद घर लेकर आई? स्वाति, घर तो 10 दिन में ही लेकर आ गई थी कामनी।
उसका घाव बहुत ही जल्दी भर गया था, पर हम लोग दोनों बहन बहुत खुश भी थे। पर इस कमीनी समाज को हम दोनों बहनों की खुशी देखी नहीं गई। एक कॉल ने मेरे और उस दीदी के बीच भूचाल खड़ा कर दिया। कामनी: क्या? अच्छा, ये कॉल किसकी थी? उस मैनेजर कमीने की। जब कॉल आया उस वक्त मैं बाथरूम में थी। दीदी ने मेरे फ़ोन को रिसीव किया। हेलो, उधर से आवाज़ आई। हेलो, आप कौन हो? तो मेरी दीदी बोली, मैं सविता, स्वाति की दीदी बोल रही हूँ। आप कौन? मैं तुम्हारी बहन का यार बोल रहा हूँ, गाली देते हुए कह रहा था। तू क्या समझती है, तेरी बहन किसी ऑफिस में काम करती है? इससे तो मैं रोज़ उसके जिस्म का सौदा करता हूँ। बहुत सारी उल्टी सीधी बातें करते हुए गालियाँ बक रहा था। मैं बाथरूम से सब कुछ सुन रही थी। डर से मैं बाहर नहीं आ रही थी। तभी दीदी इतने ज़ोर से चित्कार कर बोली कि हमारी बहन ऐसी नहीं है, इतना गंदा काम कभी नहीं कर सकती है, कभी वो कॉल गर्ल नहीं बन सकती है। पर वो फिर भी बोले जा रहा था। पूछो अपनी लाडली बहन से कि वो इतना पैसा कहाँ से लाई है। किस ऑफिस में बिना ग्रेजुएशन की एक दिन में 7 लाख रुपए मिलते हैं, जिसे तुम्हारे ऑपरेशन में खर्च किए? वो कहाँ से आया? पूरे घर में दीदी इधर उधर दौड़ते हुए अपने बाल को नोच रही थी। मैं दीदी को पकड़ने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ रही थी, पर मेरा हाथ झटकते हुए बोली, नहीं, मेरे लिए मेरी बहन कॉलगर्ल नहीं बन सकती है। हे भगवान, इससे अच्छा तो मैं मर जाती। ये सब क्या हुआ? तुमने दीदी सुनो तो पहले रुक जाओ, फिर मैं बताती हूँ। मैं हाथ पकड़ी तो हाथ छुड़ाते हुए बोली, खबरदार, मुझे छूना नहीं, मैं अपनी जान दे दूंगी। पागलों की भांति इधर उधर दौड़ते हुए चीखते चिल्लाते हुए भाग रही थी। मैं ये सब देख घबरा गई और मैं भी जोर जोर से रोने लगी। दीदी सुनो तो सही, मेरी बात पहले सुन तो लो। पर वो नहीं, मेरी कोई बात सुनने को तैयार ही नहीं थी। खुद ही सर को दीवार में मार रही थी और अपने छाती में भी हाथ से पीटने लगी। ये क्या हो गया भगवान, अब दीदी को मैं कैसे संभालूं? दीदी रुक जाओ, पर मेरे से वो काबू में नहीं आ रही थी। अपने बदन के सारे कपड़े को चिथड़े चिथड़े कर डाली। पता नहीं कहाँ से 1000 राक्षसों की ताकत दीदी में समा गया। वो इतना ताकत आ गया था। मैं घबरा कर शेखर को फोन लगाई, तुम जल्दी आओ मेरे घर, दीदी को दौरा पड़ा। शेखर अपनी गाड़ी लेकर तुरंत मेरे पास आया। वो भी दीदी को काफी समझाया, पर दीदी कुछ मानने को तैयार नहीं थी। शेखर को देखते ही चिल्लाने लगे, मैं तुम्हें जानती हूँ, तुम भी मेरी बहन को खरीदने आए हो, पर मैं स्वाति को सरेआम बिकने नहीं दूंगी, उसके जींस को नोचने नहीं दूंगी। भाग जाओ यहाँ से, वरना मैं तुम्हें काट दूंगी। फिर खुद ही शेखर के सामने गिड़गिड़ाने लगी, प्लीज मेरी बहन को छोड़ दो। अपने कपड़े को छुपाने लगी, तुम छुप जा स्वाति, तुझे कोई कुछ नहीं कर सकता, मैं तुम्हारे साथ हूँ। दीदी मैं इधर हूँ, आओ देखो मैं यहाँ हूँ, मुझे कोई कहीं नहीं ले जाएगा। पर दीदी स्वाति से बोली, मैं तुझे अपनी बहन को ले जाने नहीं दूंगी, मैं बस जानती हूँ तुम सब लोग मिले हुए हो, मैं नहीं ले जाने दूंगी। और दीदी अपने कपड़े को छुपाने लगी। दीदी की हालत देख मैं निसहाय सी शेखर के कंधे में सिर रख रोने लगी। मैं इतनी कमजोर कभी नहीं पड़ी, पर आज मैं कमजोर पड़ गई। आज मेरे बदन में ताकत ही नहीं लग रही थी, जैसे मैं समय से लड़ कर जीत कर भी हार गई। शेखर देख रहे हो ना, दीदी मुझे भी नहीं पहचान पा रही है, अब मैं क्या करूं? शेखर कुछ नहीं, दीदी को पहले किसी अच्छे डॉक्टर से दिखाना होगा। किस डॉक्टर के पास लेकर चला जाए? मैं अपने पापा से पूछता हूँ। स्वाति, नहीं शेखर, अंकल जी क्या सोचेंगे? कुछ नहीं, मैं बताया था ना, मैं सबको तुम्हारे बारे में बता चुका हूँ। अब फिर अपने पापा को फोन लगा लिया। हेलो पापा, मैं शेखर बोल रहा हूँ। स्वाति की दीदी को मानसिक दौरा पड़ा है, वो बहुत परेशान कर रही है, उन्हें किस डॉक्टर से दिखाना सही होगा? स्वाति असहाय हो जमीन में धम से बैठ गई। शेखर के पिता श्यामलाल बोले, उन्हें तो नीरो से दिखाना होगा बेटा, मैं अभी आ रहा हूँ, तुम घर का पता मुझे बता दो, तुम स्वाति बिटिया के पास ही रहना, वो अकेले घबरा जाएगी, मैं तुरंत पहुँच रहा हूँ। शेखर ओके बोल